कभी भी कोई एक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। मुद्दे बहुत होते हैं। यहाँ का विकास ये मुद्दा है, हमारी पारदर्शी सरकार ये मुद्दा है, हमारे गठबंधन और कांग्रेस के बीच में तुलना करना ये मुद्दा है, यहाँ के रोज़गार, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार ये मुद्दा है। तो ये तो एक मल्टीपल चीज़ होती है। आखिर प्रदेश सरकार कोई एक चीज़ पर थोड़ी काम करती है, प्रदेश सरकार सब चीज़ों पर काम करती है। अच्छा सामाजिक जीवन, उज्जवल भविष्य, ये मुद्दे हैं। सीएम साहब, आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है, उनकी जो अभी बिल लेके आए हैं, लेकिन जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके सहयोगी थे अकाली दल, उन्होंने आपका साथ क्यों छोड़ा? और साथ में जो प्रदेश में कुछ लोग भी आपका विरोध कर रहे थे कि ये जो कानून आए हैं ये किसान हित में नहीं है। देखिए, मैंने बताया कि हर कोई राजनीतिक तौर पर चीज़ों को विश्लेषण करने लगता है तो कहीं ना कहीं धोखा खा जाता है। हमने इन प्रदेशों में, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये उत्तर भारत में किसान राजनीति से घोगा खड़ा किया हुआ है। किसान राजनीति कि किसान जिधर हो जाएगा उधर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज किसान इतना समझदार है कि वो किसान राजनीति के नाते से सारा कुछ उबाल नहीं आता, कभी आता था। आज शिक्षा बहुत बढ़ गई है। हर किसान के परिवार में भी कोई ना कोई एक ऐसा नौजवान पढ़ा लिखा अब उभर आया है जो इन चीज़ों को समझता है। आज हर किसान विश्लेषण करता है कि ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। कभी ऐसा समय था ये नहीं होता था। आज कितने बड़े आंदोलन होने के बाद भी, हरियाणा का ही बताता हूँ, 2 बड़े कार्यक्रम हुए किसानों के, टोटल मिला करके, चाहे वो प्रदर्शन थे, चाहे वो बंद का विषय था, आखिर लोग तो निकलते ही आते ही। अब ये विषय जनता में जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लोगों को समझ में आएगा। इनकी टोटल संख्या मैक्सिमम किसी एक दिन रही है तो 10,500 रही है। सर, इस तरह से नाम अखबारों में आ गया या कहीं प्रदर्शन हो गया, कहीं फोटो आ गए कि किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। हमारा किसान समझदार है। उससे ज़्यादा लोग तो अब हमारे जो ट्रैक्टर रैलियाँ हो रही हैं उसमें ज़्यादा आ रहे हैं। इनके ट्रैक्टरों से ज़्यादा है, इनकी संख्या से ज़्यादा है। लेकिन चूँकि जो सत्ताधारी दल होता है उसको अपना एक संयम रखना पड़ता है ताकि समाज में लोग भिड़ ना जाए। एक संयम होता है, ये कर रहे हैं, करने दो। हाँ सर, 54 गांव है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में, जो उनके ग्राउंड पे हम गए तो उनके हालात बड़े खस्ता हैं। क्या प्राथमिकता है दुनिया? मैंने बताया कि पहले तो सार्वजनिक काम, इस इलाके की समस्याएं, फिर उसी में से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि आज अगर किसी व्यक्ति की परिवार की आप बात समझते हैं कि हालत खस्ता है, तो ये दुष्परिणाम आज का एक दिन का नहीं है, न ही पिछले 5 साल का है। ये दुष्परिणाम लगातार 20-30 साल का जो पीढ़ी जब शुरू होती है उसकी चिंता उस समय करनी पड़ती है। आज जो 3 साल का बच्चा है उसकी चिंता हम करना शुरू करेंगे, 5 साल 6 साल के बच्चे की पढ़ाई की चिंता हम करना शुरू करेंगे। इसका रिजल्ट 15 साल बाद निकलेगा, 10 साल बाद निकलेगा। ये पढ़ लिख करके, ग्रेजुएट होके या स्किलिंग करके या कहीं अच्छी कोई ट्रेनिंग लेकर के अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। बेहतर प्लानिंग तो कर रहे हैं ना, यानी उस प्लानिंग में उसके जो हमारे असर दिख रहे हैं। जो लोग अच्छे बैच के निकले थे, इस बार हमारे IAS के, कुछ सारे नौजवान IAS बनते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो तुलना होती है। 40 बच्चे इस बार हरियाणा के एलाइड सर्विसेज में आए, चाहे IAS थे, IRS थे, IAS थे, IPS थे, 40 कभी नहीं आए। और संयोग से फर्स्ट भी इसी जिले का आया है, मलिक, क्या नाम, प्रदीप मलिक, ऑल इंडिया फर्स्ट IAS में। बल्कि हमको लोग पूछते हैं कि आप वहाँ के नौजवानों को क्या करने लग गए कि IAS, क्योंकि एक पैमाना होता है चीज़ों को नापने का। दूसरा, मैंने उन 10वीं 12वीं के जो बच्चे बताए कि हमारे 100 बच्चों में से 23 बच्चे IITs में जा रहे हैं। इतनी संख्या में किसी इंस्टीट्यूट के कभी बच्चे नहीं गए हैं। हमारे एजुकेशन के, चाहे प्राइमरी का है, चाहे मिडिल का है, चाहे +2 के हैं, अब इस लेवल पर चीज़ें सुधरी हैं। हायर एजुकेशन पर अभी हम काम कर रहे हैं। इन चीज़ों में टाइम लगता है। चीज़ों का सुधार करना होता है तो कोई ओवरनाइट स्विचिंग नहीं होती। उसके लिए एक प्रारंभिक एक बेस बनाना पड़ता है। उस बेस बनाने में हमने जो अभी बड़ौदा के लिए जो कुछ कर रहे हैं, इसका बेस बनेगा तो स्वाभाविक है लोगों को ठीक लगेगा। आज भी लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है।
मुख्यमंत्री जी, कल आपने जो है गठबंधन की मीटिंग हुई है और दोनों पार्टी के नेता वहाँ बैठे हुए थे, तो अब आप जो दोनों पार्टी मिलकर जो उम्मीदवार उतारेंगे, तो अध्यक्ष महोदय का जो ये था कि कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो उम्मीदवार जो है किसी भी पार्टी से हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी से होगा। ये तो अब तय करेंगे हम, अभी तो समय है, अभी तय करेंगे। मुख्यमंत्री जी, अभी जब हम अनाज मंडियों में जाते हैं पहले तो वहाँ पे एक किसानों की एक जनरल सी समस्या आती है जो आपके ध्यान में मैं दिलाना चाहूँगा कि किसान कहते हैं कि जब हम धान लेकर के आते हैं 17% जो उसमें नमी है वो तय की गई है, लेकिन जब किसान वहाँ से कटवाता है उनके पास स्टॉक के लिए ऐसी जगह नहीं होती, उनको अनाज मंडी लाना होता है। पहले क्या होता था, जब धान खरीद होती थी उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके खरीद लिया करते हैं, अब वो कहते हैं हमें कई कई दिन तक इसको सुधारना पड़ता है और यहीं रहना पड़ता है। सर, इसके लिए क्या होगा? देखिए, बात किसान की भी सत्य है, लेकिन बात आगे अगर हम देखें तो पहले जैसे हमने ही आकर के छूट दी थी 22% की, एक रास्ता बना करके कि भाई अगर 5% की छूट है तो उसका पैसा काट लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो पानी है, नमी तो पानी होती है ना, कि उसका वजन बढ़ा हुआ है, उसका काट लो और पैसा वो कटवा भी देता था। बाद में फिर कटे हुए पैसे को लेकर के विधानसभा में ही उठता था इतने इतने पैसे कट रहे हैं, ये स्कैंडल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाद में शिकायतें आई कि मिलों में भी मिलर्स ने कहा कि इस मुआशर का हम नहीं लेंगे क्योंकि वो काला हो जाता है, सड़ जाता है। उधर FCI की शिकायतें आई, तो 19% से ऊपर अगर उसको इकट्ठा रख लिया और वो ठीक से मिलर्स ने नहीं सुखाया और उसमें 1 महीना पड़ा रहा तो वो काला हो जाएगा, धान खराब हो जाएगा, नेशनल लॉस होगा। उसमें से इस बार तय किया कि स्टैंडर्ड मार्जिन तो है 17%, लेकिन फिर भी किसान को कहा कि अगर कहीं नापते समय 2% ऊपर तक भी निकल आती है तो उस 2% का लॉस जो है वो किसान से लिया जाएगा इन शेप ऑफ गुड्स, नॉट इन शेप ऑफ कैश। कि 100 यानी 19 है तो 102 किलो तोल करके 100 किलो का पैसा दे दो, ताकि जब वो सूखेगा तो 2 किलो अपने आप कम हो जाएगा। वो मंडी में सूखे, आड़ती सुखाए, मिलर सुखाए, सूखना तो पड़ेगा। मिलर शेलर से पहले 17% करेगा तो शेलिंग होगी, नहीं तो हो नहीं पाएगी। तो अब 19 तक किया है, 19 के ऊपर वो ना लाए, और लाए तो सुखा के लाए, क्योंकि आज अभी तक किसी ने चेक नहीं किया था। अब जब चेक किया है तो उसको सुखाना तो पड़ेगा। हाँ, आगे हम मंडियों में ड्रायर्स लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि ड्रायर्स आ जाएं तो फिर मंडी में आने के बाद भी गेट के ऊपर एक एरिया तय कर दिया, उसमें वो जाए, अपना ड्रायर में ट्रॉली डाले और उसका मीटर लगे होते हैं उसमें। जैसे ही वो ड्रायर में उस रेंज में आ जाएगा उसको उठाएंगे, ट्रॉली में ला के बेच देंगे। ये व्यवस्था हम अगले साल कर पाएंगे, अभी क्योंकि उसमें समय लगता है। सर नमस्कार। सर, मेरा ये सवाल था, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमर्स का जिक्र किया, INLD का एक बार भी जिक्र नहीं किया, मतलब INLD यहाँ पर कहीं नहीं है। अब आपको पता होगा है कि नहीं है। मुख्यमंत्री हम तो पिछले जो परिणाम होते हैं वो देखते हैं, और आज अगर कुछ हो गई तो अगली बार फिर इसकी भी चर्चा शुरू करते हैं। सर, एक सवाल ये है कि जैसे किसानों को लेकर आपने कहा कि जो बाहर के राज्यों से माल आ रहा है उसमें कंफ्यूजन ये है कि MSP पे नहीं खरीदेंगे, या फिर उनका जो बाकी नॉर्मल प्रोसेस के तहत बाहर जो मंडियों से खरीद हो सकती है कि वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूरा कानून बिल आए हैं, जो नियम आए हैं उसके मुताबिक तो कहीं का भी माल कहीं बिक सकता है। कहीं का बिक सकता है, कहीं ले सकता है, कोई दे सकता है, लेकिन ये खरीदारी और खरीद करने वाला और बेचने वाला उनकी सहमति होती है। अभी जो कि मंडियों में खरीद सरकार कर रही है, तो सरकार अभी उनकी नहीं करेगी जब तक हरियाणा की खरीद नहीं हो जाती, क्योंकि जितना मंडियों का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है, सब प्रदेशों से अच्छा है, लेकिन यहाँ चूँकि धान भी बड़ी मात्रा में आता है, तो हमने ये तय किया कि बाहर की मंडियों का जो हमारे यहाँ का पूरा हो जाएगा, फिर बाहर की मंडियों का धान तो आ सकता है। धान इसलिए क्योंकि कॉमन पूल में जाना है, उसमें प्राथमिकता केवल है कि हमारे हरियाणा के किसान को तकलीफ ना हो, वो पहले बिक जाए, पहले ही भी लेते रहे, वो ला सकता बेच सकता है। मुख्यमंत्री जी, हाँ। सर आपने इधर सर हाँ। सर आपने अक्टूबर 2015 में बाईपास की घोषणा करी थी, अभी भी इसी तरह की घोषणा की, घोषणा एक निश्चित समय में पूरी हो, इसके लिए आपका क्या प्रयास है? देखिए, वो जो बाईपास सबने किया था वो एक छोटे बाईपास के रूप में अंदर से वो रोड बन करके काम अभी चल गया है। बड़े बाईपास का वो नेशनल हाईवे ने बनाना है, तो नेशनल हाईवे वाले अभी अब उसमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, तो वो उसको क्लियर करा देंगे, हो जाएगा। क्योंकि जितने भी बाईपास बन रहे हैं शहरों के, वो सारे नेशनल हाईवे के अंतर्गत बन रहे हैं। शिव साहब, हाँ, सरकार ने बाई इलेक्शन जीत में भी लड़ा है। अब क्यों अगर हम कंपेयर करें तो धनराशि जो व्यवस्थित की है, मंजूर की है, वो काफ़ी अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे विचार क्या है सर?
कौन सी धनराशि? कितने प्रोजेक्ट आपने मंजूर कराए? नहीं, देखिए मैंने बताया कि कोई पिछड़ा इलाका ज़्यादा रह गया तो उस पिछड़े इलाके को आगे बढ़ाना ये हमारी सरकार का काम होता है। हमने तो पिछली बार जब पहले सेशन में आए थे तब भी आते ये घोषणा की थी सभी विधायकों को कि 5-5 करोड़ रुपए का काम ला दो और करवा लो, चाहे वो बीजेपी का था, चाहे इनेलो का था, चाहे वो कांग्रेस का था, कोई था। इस बार भी आते ही 90 के 90 विधायकों को हमने कहा कि 5-5 करोड़ रुपए का काम ले आओ और अपने काम करा लो। पहली बार में 450 करोड़ रुपया सभी विधायकों को बराबर देने वाली सरकार ये पहली सरकार है। हाँ, वो एक बार देते हैं शुरू में, ताकि वो चुनाव जीत के आए हैं, कुछ ना कुछ अपने करके आए होंगे कमिटमेंट, तो पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपये सबको दे दिया जाए। काम तो कराना जनता का, कोई विधायक ने तो जेब में डालना नहीं है। तो इसलिए हम तो एक समान विकास की बात, मैंने पिछले टर्म में 90 की 90 विधानसभा में दौरा किया, चाहे वो उसमें हमारा विधायक था चाहे नहीं था, और हर जगह कहीं 100 करोड़ कहीं 150 करोड़। बड़ौदा भी देख के गया था, ऐसा नहीं बड़ौदा नहीं करके गया था। तो ये ज़रूर है कि जहाँ विधायक थोड़ा चुस्त होता है वो फटाफट काम करा लेता है, और जो विधायक अपने हाथ पर रख के बैठ जाए वो चाहे घोषणा कर दें तब भी काम नहीं, क्योंकि ये काम तो प्रोसेस में से होते हैं। अधिकारी हुए फाइलें चलती हैं, यहाँ गई वहाँ गई, फाइल खेलते हैं लोग। अब उसमें उनको विधायकों को थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है। सरकार मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का दावा करती है, लेकिन कई भर्ती ऐसी है जिसमें फाइनल सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो रही। जैसे ड्राइवरों के 223 के जो पेंडिंग मेरिट की थी, ज्वाइनिंग 1.5 साल के बाद निरसन प्रोसेस में रुकावट क्या है? देखिए, बहुत सी चीज़ें तो कोर्ट के कारण से रुकती हैं, और बहुत सी चीज़ें क्योंकि हमारे समय से पहले एक ट्रेंड चल रहा था कि भर्ती मत करो, आउटसोर्सिंग से लगा लो, इनको भी लगा लो, उनको भी लगा लो, उनको, क्योंकि अपने अपने लोग लगाने होते थे। मेरे तो सब अपने हैं, उनके कुछ थोड़े से अपने होते थे, तो उन्हीं को लगाते रहते थे। ये अलग बात है कि उनके थोड़े से जब लग जाते थे तो बाकी सब नाराज़ हो जाते थे। तो बहुत सारी नौकरियां लगने के बाद भी वो लोग वहाँ से हारते थे। हम लोग चूँकि सबको अपना मानते हैं, मेरिट वाला लगता, जो नहीं लगता उसकी भी तसल्ली हो जाती है, भाई क्या करें, मेरिट में आ गया था इसलिए लग गया। लेकिन सब दिक्कत ये है कि मेरिट पे आपकी सिलेक्शन कर लेकिन ज्वाइनिंग लेट हो रही है। मैं कह रहा हूँ ज्वाइनिंग उन्हीं पोस्टों पर जो लगे हुए होते हैं आउटसोर्सिंग के, थोड़ा एक तरीका निकाल करके उनको भी बाहर करना होता तब, और हम वो 1 साल के अंदर कोशिश करते हैं सब ज्वाइन हो जाएं। कोई एक आध अगर पर्टिकुलर रहा होगा तो या तो कोर्ट के कारण से रहा होगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा, ऐसा जनरल नहीं है। सीएम साहब, मेरा सवाल ये है, सीएम साहब, आपको एक बहन बोल रही है, इसको पहले बोलना चाहिए। हाँ, इधर खड़ी है, एक पहली बार अभी प्रश्न आ रहा है। सर, मैं कथुरा गांव से हूँ और 2012 में मैंने 12वीं की, तो तब मैं 12वीं करने अपने खेत का काम करके स्कूल जाती थी, तो मैं देखती थी आहुलाना की बेटियां, भुंडेरी की बेटियां, कहलका की बेटियां मेरे गांव में पढ़ने आती थी। तो कई ऐसे गांव हैं इन 54 गाँव में जिनमें 10वीं से आगे स्कूल ही नहीं है। कई गांव ऐसे जिनकी भले ही जनसंख्या कम हो, वहाँ सिर्फ मिडिल क्लास तक स्कूल है। तो ऐसे में क्या अब की बार उम्मीद है कि गाँव की बेटियों को आगे पढ़ सके, अपने सपनों की उड़ान ले सके? दूसरा सवाल, और ठीक है, कई सवाल पूछे, बाकियों की बारी आ जाएगी। तो हाँ, देखिए एक मिनट, जहाँ तक बेटियों की शिक्षा का विषय है, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर बात कही तो बेटियों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, और उसमें एक टारगेट हमने अचीव कर लिया है पूरा, वो हायर एजुकेशन में बेटियों के लिए कॉलेज खोलने का। जितने महिला कॉलेज पिछले 48 साल में थे, हमने 5 साल में उतने ही महिला कॉलेज और भी खोले हैं। आज 15 किलोमीटर की दूरी के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहाँ कॉलेज ना हो, और आज भी अगर कोई बता दे कि 15 किलोमीटर के अंदर कॉलेज नहीं है और वहाँ संख्या 100, 200, 300 जितनी रिक्वायरमेंट हो जाए तो कॉलेज आज भी हम खोलेंगे। एक वो किया है। इसके बाद स्कूल एजुकेशन का हमने टारगेट दिया है कि जितने भी हाई स्कूल्स हैं उनको +2 बना दें सबको। हाई स्कूल अब नहीं रखेंगे हम, जितने हाई स्कूल हैं उनको +2 बनाएंगे। अभी टारगेट ये पूरा करेंगे हम, या तो प्राइमरी स्कूल होंगे, मिडिल होंगे या सीनियर सेकेंडरी होंगे, क्योंकि हाई स्कूल में भी 9वीं 10वीं जो टीचर हैं वही 11वीं 12वीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए 10वीं वाले कई बार तो संख्या कम होती है, टीचर खाली रहते हैं, और 11वीं 12वीं वाले भी कई बार उनको भी काम मिलता नहीं है। तो इसलिए कॉमन बैच होने के कारण से हम 10वीं वालों को सबको +2 करेंगे।
इनकी भी मैपिंग कराएंगे, जैसे कॉलेज की कराई इनकी मैपिंग कराएंगे और मैपिंग में टोटल कितने किलोमीटर पर होना चाहिए कोई एक दायरा तय करेंगे और उसमें उन सब बच्चों को थोड़ी दूरी पर चल के जाना पड़े। और बच्चियों के लिए हमने अलग से सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था भी की है, छापसू नाम से, कि छात्रा परिवहन सुरक्षा। उसमें उनको अपने घर से, यानी हर एक स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर एक नोडल ट्रांसपोर्ट अधिकारी बनाया है उन टीचर्स में से ही। वो नोडल कितने बच्चे आसपास के आना चाहते हैं उनको सबको हमने कहा कि उन बच्चों को फ्री जो है लाना ले जाना करना है, उन सब बच्चों को फ्री ट्रैवलिंग व्यवस्था देते हैं। मुख्यमंत्री जी, हाँ। एक सवाल मेरा रहेगा आपसे। दलित और पिछड़े के लिए आपकी सरकार ने क्या कुछ काम किया? बहुत कुछ किया। देखिए, मैंने जैसे बताया, अंत्योदय के लिए हमने सब कुछ किया। उन छात्र छात्राओं को पेंशन हमने बढ़ाई, सारा चार्ट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। पेंशन हमने बढ़ाई, जितनी उनकी फैसिलिटीज़ थी वो सब बढ़ाई हैं। और अभी दलित की जो बात आप कह रहे हैं, अध्ययन करने के बाद ध्यान में आया कि वहाँ भी एक डिफरेंस है, जातियाँ वहाँ भी हैं। एक जाति विशेष के लोगों को लाभ ज़्यादा मिल रहा है, वो उठा रहे लाभ तो कॉमन सबके लिए होता है, वो ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। हमने उनसे बात की कि भाई दूसरे भी हमारे बराबर के साथी, इनके लिए भी कुछ किया जाए। तो इस पढ़ाई के अंदर जो हमने ए और बी किया, ये सबकी सहमति से किया। हमने ए वालों से भी बात की, बी वालों से भी बात की कि भाई उनको भी कहीं पढ़ाई में पीछे नहीं रहने देंगे। लेकिन जो पीछे रह गए, अगर रिजर्वेशन में उनके बच्चे भी आके एडमिशन हो जाते हैं, बाकी जनों में भी हो रहे हैं, क्योंकि जितनी परसेंटेज है उससे ज़्यादा ही पढ़ाई में आ रहे हैं उनके बच्चे, तो इस नाते से जनरल कैटेगरी में कम्पीट करते हैं। लेकिन जो बी में पीछे रह गए थे, ये बी वर्ग है ना जिसको हमने अलग से किया, हाँ, तो ये पीछे रह गए थे। इनको आगे बढ़ाने के लिए जब से अलग वर्ग किया तो उनके बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई में यदि आगे बढ़ गए, एक जिसको कहना चाहिए प्लेइंग लेवल आ गया उनका, तो आगे अपने बढ़ जाएंगे। अंतिम सवाल दैनिक भास्कर के अंतिम सवाल। एक है ना, ये हमारे यहाँ के जो कौन विधायक है उनका कहना है कि जो संसद निधि हमने काम हमने भेजे थे वो अभी तक पूरे नहीं रहे, ना कोई जगबीर मलिक का सांसद निधि के नहीं, एमपी वो विधायक ने। देखिए वो 5 करोड़ वाली बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, 5 करोड़ के। हाँ, देखिए 5 करोड़ के काम सबके आ गए हैं हमारे पास, कुछ रह भी गए अभी जिनके नहीं आए। लेकिन चूँकि इस बार कोरोना के कारण से बजट की लिमिटेशन हो गई, तो उनको धीरे धीरे करके पूरा कर रहे हैं। इनके भी हो जाएंगे। कोई 8-9 विधायकों का रह गया अभी, और उसमें कौन रहे मुझे पता नहीं है, लेकिन 8-9 विधायकों का ही बचा है। बाकी जितने आए सारे हो गए हैं, और उनका सबका एस्टिमेट बना करके पैसा आपको जानकारी हो तो हमारा इस बार काफ़ी 3 महीने में लॉस बहुत हुआ है। अभी भी हम 12,000 करोड़ रुपए के लॉस में हैं। पहली प्राथमिकताएं होती हैं तनख्वाहें देना, पेंशन देना, फिर जो पहले लोन लिए हुए होते हैं उनकी रीपेमेंट, फिर उनका इंटरेस्ट, ये सारी प्राथमिकताएं होती हैं। फिर सब्सिडीज़, 600 करोड़ रुपया हर महीने पावर डिपार्टमेंट की सब्सिडी देनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको कमिटेड एक्सपेंसेस कहते हैं। 2 महीने तो जितना पैसा आया उसमें से कमिटेड एक्सपेंसेस ही पूरे नहीं कर पा रहे थे हम। तनख्वाह तो किसी की रोकी नहीं हमने, पेंशन किसी की रोकी नहीं, कर्जे भी लिए हैं और विपक्ष के नेताओं से सहमति करके कर्जे लिए उस समय, क्योंकि कोरोना आ गया, आमदन कोई नहीं, बोलो क्या करें। मुझे याद है हुड्डा साहब ने भी, और उस दिन अभय चौटाला भी थे साथ में, उनका जी ठीक है अगर लेना पड़ेगा तो लेना ही पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि पहले हम कर्जे लेते हैं, बाद में वही लोग कहते हैं कर्जे ले लिए, डुबो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कम से कम जितने कर्जे उन्होंने लिए थे जिस परसेंटेज में, हमने उस परसेंटेज में नहीं लिए, हम अंडर लिमिट हैं। हरियाणा की आर्थिक स्थिति आसपास के प्रदेशों से आज भी अच्छी है, खास करके पंजाब की तुलना में। पंजाब तो हम बड़ा भाई मानते हैं, हम अपने से आगे मानते हैं, लेकिन अब आर्थिक स्थिति में लगातार पंजाब से हरियाणा ठीक है। बैंक वाले भी अगर हरियाणा को ब्याज और पंजाब को ब्याज की जो तुलना करते हैं, पंजाब को 1% ज़्यादा पर मिलता है, हमें 1% कम पर मिलता है।